Namaskar and welcome back to the channel. So, we're back to read this book called Biochemical Aspects of Neurological Disorders. It was first published in 1959 and contains lectures given in 57 and 58, 1957 and 1958 at the Institute of Neurology, National Hospital, Queen Square. So, we had started with a chapter called Clinical Features of Disorders of Copper Metabolism, and this chapter has been authored by Mr. Reginald Kelly. So yesterday we began with the topic called nervous symptoms in this chapter. Nervous symptoms किसके जो Wilson's disease या hepatic lenticular degeneration, liver diseases और nervous symptoms जहाँ combine हो रहे थे, उस चीज़ के nervous symptoms हम पढ़ रहे थे. तो कल की वीडियो में हमने एक केस डिस्कस किया था जिसमें भयंकर हमने ट्रेमर्स का डिस्कशन किया था. तो उससे ये डाउट आया कि क्या सब में इसी प्रकार के ट्रेमर्स होते हैं. तो आगे हम कंटिन्यू करते हैं और देखते हैं कि ऑथर का उस वक्त इस सब पे क्या व्यू पॉइंट था. तो ऑथर ने बताया कि ट्रेमर जो है, जैसे पिछले केस में बहुत वाइल्ड था, ऐसे हर किसी केस में नहीं होता था. स्पेशली अर्ली मंथ्स में जो है फाइन रैपिड ट्रेमर होते थे और ऐसे होते थे जैसे पार्किंसोनियन ट्रेमर्स होते हैं, easily come and go, ऐसे वाले होते थे. Unlike the Parkinsonian tremor, it continues and may even be exaggerated by movement. मतलब पार्किंसोनियन ट्रेमर कंटिन्यू नहीं होते, लेकिन इस डिजीज़ में जो ट्रेमर्स होते थे वो कंटिन्यू होते रहते थे और एग्जैजरेट भी हो सकते थे अगर आप उसी मोशन को या किसी और मूवमेंट को कंटिन्यू करेंगे. तो उससे लेस कॉमन जो ट्रेमर इस डिजीज़ में पाए जाते हैं वो है स्पास्मोडिक मूवमेंट्स एंड द हाइपरटोनस ऑफ द स्केलेटल मसल्स. ये वाले ट्रेमर्स जो है कम लाइकली हैं हों, और ये डिस्क्राइब किए थे मिस्टर गोवर्स ने. स्पास्मोडिक मूवमेंट्स उन्होंने डिस्क्राइब किए थे एज इफ कोई टोनिक और क्लोनिक और मोबाइल स्पैजम्स हो रहे हैं, सच एज स्टैटेनॉइड कॉन्ट्रैक्शंस हो रहे हैं, या कोरीफॉर्म और एथेटॉइड पोस्चर्स में हो रहे हैं, या फिर वेव्स ऑफ रिजिडिटी देखी जा रही हैं. ऐसी चीज़ें देखने के बाद ही गोवर्स ने ये डिसाइड किया कि इसको हम एक टर्म दे सकते हैं, और वो टर्म उन्होंने दिया टेटेनॉइड कोरिया के नाम से. अब जो मिस्टर गोवर ने ये टर्म डिस्क्राइब किया कि टेटेनॉइड कॉन्ट्रैक्शंस, उसका मीनिंग जो अभी लिया जाता है वो ये होता है कि जो मसल को इतना ओवरली स्टिमुलेट कर दिया जाता है कि उसके पास रिलैक्स करने का टाइम नहीं होता और वो रेपिटेडली कॉन्ट्रैक्ट करती रहती है. तो इनवॉलेंट्री कॉन्ट्रैक्शंस होते रहते हैं मसल्स के साथ साथ ओवरली स्टिमुलेटेड पेरिफेरल नर्व्स होती हैं. दूसरा टर्म जो उन्होंने यूज़ किया कोरीफॉर्म पोस्चर्स, यानी कॉन्स्टेंटली जर्क फील कर रहा है पेशेंट अपने किसी भी बॉडी के किसी भी पार्ट में, लिम्स में हो सकता है, ट्रंक में हो सकता है, कॉन्स्टेंट रिदिंग मूवमेंट्स या जर्क्स फील होते हैं. एथेटॉइड पोस्चर्स वो होते हैं जिनको मेंटेन करना बहुत मुश्किल हो जाता है, अगेन बिकॉज कांस्टेंट जर्क्स या कांस्टेंट रिदिंग मूवमेंट्स हो रहे हैं. तो विल्सन ने एक और टर्म डिस्क्राइब किया होता है इसमें कि हाइपरटोनिया ऑफ स्केलेटल मसल्स भी हो जाता है. अब ऑथर के एक्सपीरियंस में, यानी इस चैप्टर के राइटर के एक्सपीरियंस में, ये देखा गया कि अर्ली स्टेजेस ऑफ डिजीज़ में वो अनकॉमन था, लेकिन जो टर्मिनल स्टेजेस ऑफ डिजीज़ थे वहाँ ये एक बहुत ही फ्रीक्वेंट मैनिफेस्टेशन के रूप में देखा जाता था बहुत सारे केसेस में. ये जो हाइपरटोनिया ऑफ स्केलेटल मसल्स होता था वो स्टेडली एडवांस करता था एंड पेशेंट की स्टेट ऑफ हेल्पलेसनेस बढ़ा देता था, और इसकी वजह से पेशेंट रिकवर नहीं कर पाता था जब उनका बैलेंस डिस्टर्ब कर दिया जाता था. अब हाइपरटोनिया की वजह से क्या हो जाता था, कोई भी पैसिव मूवमेंट जो है मसल का, जहाँ पे स्केलेटल मसल्स इन्वॉल्व हैं जैसे कि लेग्स और हैंड्स में, वो बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता था बिकॉज मसल्स बहुत रिजिड हो जाती थी एंड बहुत ही ज़्यादा स्टिफ हो जाती थी, जिसकी वजह से मूवमेंट डिफ़िकल्ट होता था. एंड ये पैसिव मूवमेंट ऑफ द लार्जर जॉइंट्स मीट विद रेजिस्टेंस इक्वल इन फ्लेक्शन एंड एक्सटेंशन थ्रू आउट द मूवमेंट. और पूरे मूवमेंट के दौरान चाहे फ्लेक्स कर रहे हो चाहे एक्सटेंड कर रहे हो, वो पार्ट जिस पे ये अफेक्ट कर रहा है, जहाँ पे वो वाली मसल्स हैं, वो पूरे मूवमेंट के दौरान रेसिस्टेंस दिखाएंगी उस मूवमेंट के अगेंस्ट. फेशियल मसल्स जो है सेट हो जाती थी एक स्टिफ स्माइल में या फिर एक वेकेंट एक्सप्रेशन में. माउथ बहुत सारे सेकंड्स तक एक ओपन पोजीशन लिया रहता था, जहाँ पे उनके पेशेंट के टीथ विजिबल हो सकते हैं और हो सकता है कि सलाइवा भी ड्रिबल कर रहा हो.
पार्किंसोनियन की तरह पेशेंट जो है पैसिवली मूव किया जा सकता था, एंड ही और शी लाइज इन बेड utterly still in curious postures of flexion or extension or opisthotonus or a combination of all three, each limb having a different set of posture. तो ऑथर का कहने का मतलब यहाँ पे है कि यदि पेशेंट को शिफ्ट करना पड़ता था तो एज इट इज़ पूरा का पूरा उठा के शिफ्ट करना पड़ता था, और वो डिफरेंट पोजीशंस में लाई कर सकते थे। हो सकता है कि हर एक जो लिम्ब है, जो ट्रंक है, उसका अलग ही पोस्चर बना हो, किसी कोई फ्लेक्शन की पोजीशन में हो, कोई एक्सटेंशन की, और कोई ऐसे नेक कर्व्ड हो पीछे या बैक कर्व्ड हो, पिस्थोटोनस हो। तो कॉम्बिनेशन भी देखा जा सकता था उन पेशेंट्स में जिनमें एपरेंटली फिक्स्ड हाइपरटोनिया होता है। तो जो टोन पिक्चर होती है वो अलर्ट हो जाती है अंडर ऑब्जर्वेशन, सो दैट द लिम्ब विच इज इन स्टेट ऑफ टोनिक स्पैज्म एट वन मोमेंट मे बी हाईली फ्लैसिड एट अनदर टाइम। मतलब जब आप उसको देखने लगते हो तो एक मोमेंट तो ऐसा लगता है कि अभी तो टोनिक स्पैज्म की स्टेट में थी, लेकिन अगले मोमेंट वो फ्लैसिड हो जाती है, यानी कि लूजली हैंग करने लग जाती है। फिर ये भी देखा गया कि जो एक कांस्टेंट फीचर काफ़ी अर्ली साइंस में मिलता था वो था डिसआर्थ्रिया, यानी पेशेंट को डिफ़िकल्टी होती थी उन मसल्स को यूज़ करने में जो स्पीच आर्टिकुलेट करती हैं, इसलिए स्पीच आर्टिकुलेट नहीं हो पाती थी, और धीरे धीरे ये प्रोग्रेस करते करते कंप्लीट एनार्थ्रिया में चली जाती थी इन दी एंड, यानी बिल्कुल भी स्पीच जो है आर्टिकुलेट नहीं हो पाती थी पेशेंट से। तो अनट्रीटेड पेशेंट्स जब रहते थे तो जो सारे अनट्रीटेड पेशेंट्स जो ऑथर के पास उन्होंने देखे अपने ऑब्जर्वेशन में, उन्होंने देखा कि पेशेंट जो है साइंस ऑफ मेंटल इम्पेयरमेंट भी शो करने लग जाते थे। प्लेसिडिटी, डोसिलिटी, चाइल्डिशनेस, मतलब एक क्वाइट रहते थे, ईजिली इन्फ्लुएंस हो जाते थे, एंड इमोशनल ओवर एक्टिंग फ्रॉम द चीफ फीचर्स ऑफ द क्रॉनिक केसेस ये देखा गया, एंड ग्रेजुअल नैरोइंग डाउन ऑफ मेंटल होराइजन भी देखा गया। तो राइटर्स व्यू के अकॉर्डिंग, यानी ऑथर के व्यू के अकॉर्डिंग ये देखा गया कि उनकी पर्सनालिटी जो है चेंज होती थी। हर एक पेशेंट जो इस डिजीज़ से सफ़र कर रहा था उसकी पर्सनालिटी में डेफिनेटली मेंटल लेवल पे चेंज आता ही आता था, और ये काफ़ी देखने को मिलता था कि इनमें से क्योंकि मेंटल लेवल पे चेंज आ रहा है, बहुत सारे पेशेंट साइकेट्रिस्ट के द्वारा ट्रीट किए जाते थे एज हिस्टेरिक्स और स्कीजोफ्रेनिक्स, और जब तक ये रियलाइज़ होता था कि इट इज़ मोर ऑफ अ न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम एंड शुड बी ट्रीटेड बाय न्यूरोलॉजिस्ट, तो ये जो डिज़ीज़ है वो काफ़ी एडवांस कर दी हो जाती थी, और ये स्पेसिफिक इंटेलेक्चुअल चेंजेस की वजह से भी अपीयरेंस में और बिहेवियर में इसीलिए वो हिस्टेरिकल रिगार्ड किया जाता था, ये कन्फ्यूजन का कारण बन जाता था। और बहुत सारे केसेस ऐसे भी डिस्क्राइब किए गए हैं वेयर अ डेफिनेट साइकोसिस इज प्रेजेंट विद पैरानॉइड एपिसोड्स and with obsessions, and the literature indicates that there have been more cases of schizophrenia reported with this disease than can be regarded as being the result of pure chance। मतलब इस डिजीज़ के साथ schizophrenia डेफिनेटली एसोसिएटेड होता था, और जो ट्रीटमेंट की ज़रूरत थी वो दोनों की कोऑर्डिनेशन में, एक न्यूरोलॉजिस्ट और साइकेट्रिस्ट के कोऑर्डिनेशन में ज़रूरत थी, लेकिन हिस्टेरिकल नेचर ज़्यादा डोमिनेट करता था, इसीलिए साइकेट्रिस्ट ट्रीटमेंट ज़्यादा रेफ़र कर दिया जाता था। जैसे जैसे डिजीज़ प्रोग्रेस होती थी देयर इज़ एन अनडाउटेड डिमेंशिया, पेशेंट जो चीज़ें भूलने लगता था। हो सकता है बहुत ज़्यादा सिवियर डिग्री का नहीं हो, लेकिन जो लॉन्ग पीरियड्स के लिए पेशेंट को ऑथर ने जो जो फॉलो हुए ऑथर के ऑब्जर्वेशन में, उनमें देखा डिमेंशिया होगा ही होगा, चाहे कम डिग्री का हो। अब एक और फीचर जो नोट किया जाता था इस डिज़ीज़ में वो था केसर फ्लीशर रिंग, जिसके बारे में हम पहली वीडियोस में भी बहुत सारी बातें कर चुके हैं। तो केसर फ्लीशर रिंग जो है सबसे पहले डिस्क्राइब की थी केसर द्वारा, एंड 1902 में ही डिस्क्राइब की थी, और एक पेशेंट जिनमें लगा था कि मल्टीपल स्क्लेरोसिस है। 1912 में आफ्टर कीनिया विल्सन्स पेपर, फ्लेशर ने एक रिपोर्ट पब्लिश की 3 ऑटोप्सी केसेस पे, इंक्लूडिंग केजर्स ओरिजिनल पेशेंट। फ्लेशर ने ये पाया कि कोई सेरिब्रल पैथोलॉजी इन पेशेंट्स में नहीं थी, लेकिन स्पीलमेयर ने 1920 में डिस्क्राइब किए ग्लाइल चेंजेस ऑफ अल्जाइमर इन द पैथोलॉजिकल सेक्शंस ऑफ वन ऑफ हिज केसेस। फिर 1917 में पोलॉक ने डिस्क्राइब की फर्स्ट इन विल्सन्स डिजीज, एंड इट हैज़ since been appreciated that this well-known sign is found in no other condition at all।
तो मतलब विल्सन्स डिजीज़ में ही केसर फ्लीशर रिंग मिलती थी और धीरे धीरे पता चला कि जो चेंजेस हैं वो ब्रेन में भी होते थे। अब जो उस वक्त इस रिंग को डिस्क्राइब किया गया था, तो ये डिस्क्राइब किया गया था जोन ऑफ गोल्डन ब्राउन पिगमेंट जो 1 to 4 मिलीमीटर वाइड हो सकता है, और इट इज़ सेपरेटेड फ्रॉम द लिम्बस और मार्जिन ऑफ कॉर्निया बाय अ क्लियर जोन ऑफ 1 मिलीमीटर वाइड। डायरेक्ट इल्यूमिनेशन में इट हैज़ अ स्लाइट फ्लोरेसेंट और स्मोकी appearance which fades gradually inwards. Pigment itself is in the inner lining of the cornea in Descemet's membrane. इसकी जो अपीयरेंस है इस रिंग की वो क्वाइट कैरेक्टरिस्टिक है, लेकिन अर्ली स्टेजेस में वो एपरेंट होती है ओनली बाय स्लिट लैम्प माइक्रोस्कोपी। ये कंफ्यूज की जा सकती थी उस वक्त और आज भी आर्कस सेनेलिस से, लेकिन जो आर्कस सेनेलिस है वो ऑलवेज स्प्रेड्स ऑन टू द कंजक्टिवा एज डज द पिगमेंट सीन इन आर्गाइरिया। और साथ साथ आर्कस सेनेलिस में पिगमेंट जो है ब्राउनिश ब्लैक ज़्यादा पाया जाता था। सिमिलर पिगमेंटेशन इज समटाइम्स सीन इन एडिसन्स डिजीज, बट दिस कैन ऑल्सो बी सीन टू लाई इन द सुपरफिशियल कॉर्नियल एपिथेलियम। तो यहाँ पे इन्होंने ये डिफ्रेंशिएट किया है कि ये जोन बाकी और सारी पिगमेंटेशन से जो कि सिमिलर लगती थी लेकिन डिफरेंट थी, वो कैसे डिफरेंट था। तो जो ऑथर ने अब डिस्क्राइब किए कि उन्होंने 14 केसेस यानी 14 केसेस देखे थे इस कंडीशन के पर्सनली। 7 उनमें से फीमेल थे और 7 मेल थे। 2 पेशेंट्स जो है अंडर 25 थे और एल्डेस्ट पेशेंट जो उन्होंने देखा था वो 35 ईयर्स का था। और सब में उन्होंने ये नोट किया कि केसर फ्लीशर रिंग बहुत ही क्लियरली विजिबल थी। सब में ट्रेमर था, at least moderate severity, but only one case demonstrated hypertonus in early stages of the disease. 10 cases में टोन जो है कंसिडर की गई थी completely normal। 14 में से 7 केसेस में पेशेंट को अर्ली साइकोलॉजिकल चेंजेस दिखे थे विद आइदर स्कीजोइड, पैरानॉइड और साइकोपैथिक टेंडेंसीज, जो कि ट्रीटमेंट के बाद कंसिडरेबली इम्प्रूव हुए थे। 3 पेशेंट्स में ऐसी हिस्ट्री देखी गई थी ट्रांजिएंट जॉन्डिस की, और ऑल ऑफ दीज पेशेंट्स वर ट्रीटेड विद बैल अलॉन्ग विद द लाइन्स डिस्क्राइब्ड इन आवर प्रीवियस वीडियो और अकॉर्डिंग टू दिस चैप्टर इन चैप्टर 9। इस बुक के अकॉर्डिंग चैप्टर 9 में जो बेल थेरेपी हमने प्रीवियस वीडियोज़ में डिस्कस की थी उसके अकॉर्डिंग ये केसेस ट्रीट किए गए थे। उसके बाद भी 2 पेशेंट्स इन 14 में से दे कंटिन्यू टू डिटोरिएट इन स्पाइट ऑफ द ट्रीटमेंट, एंड इन 1 द कंडीशन हैज़ रिमेन स्टैटिक, कोई चेंज नहीं आया। और एक पेशेंट की इनमें से कोई फॉलोअप इन्फॉर्मेशन मिली ही नहीं। बाकी जो पेशेंट्स बचे वो कंसिडरेबली इम्प्रूव हुए। एक पेशेंट इतना इम्प्रूव हो गया कि उनकी शादी भी वो कर पाई, और एक पेशेंट अपीयर टू बी रैदर बेटर व्हेन ट्रीटेड विद penicillamine, but one other did better with BAL than with the former drug। तो एक पेशेंट में से ऐसा भी था जो पेनिसिलामिन को देने पर बेटर रिएक्ट कर रहा था, बेटर ट्रीटमेंट पाया गया उससे। सो ये था डिस्क्रिप्शन ऑथर का विल्सन्स डिजीज़ के केस में, एंड क्या क्या नर्वस सिम्टम्स थे और कैसे कैसे उस वक्त ट्रीट किए जा रहे थे। नेक्स्ट ऑथर ने इस चैप्टर में दिया हुआ है डिफरेंशियल डायग्नोसिस, दैट वील बी कवरिंग इन द नेक्स्ट वीडियो। उसके बाद जो पैथोलॉजिकल चेंजेस होते हैं विल्सन्स डिजीज़ में वो कवर करेंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर स्टेइंग ऑन दिस चैनल। प्लीज़ लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। थैंक यू सो मच।